मैं मनोज चिंतोरे जलगांव हाँ हाँ। महाराष्ट्र से बाल रक्षक प्रतिष्ठान की ओर से सबका स्वागत कर रहा हूं। और आज बाल रक्षक प्रतिष्ठान की ओर से नेशनल वेबिनार होने जा रहा है। आज का विषय है रोल ऑफ आर्ट एंड कल्चर इन एजुकेशन। इसके बारे में हम महाराष्ट्र के साथ अन्य राज्यों से चर्चा करने वाले हैं। तो मैं स्वराली मैम और रोहिणी मैम को रिक्वेस्ट करता हूं कि वो आज के सूत्र अपने हाथ ले और प्रोग्राम शुरू करें। शुक्रिया मनोज जी, शुक्रिया। नमस्ते नमस्ते। आज हमारे इस कला और संस्कृति की शिक्षा में महत्व इस विषय पर होने वाले आज के राष्ट्रीय वेबिनार में उपस्थित सारे जाने माने हस्तियां और मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। बाल रक्षक प्रतिष्ठान की ओर से मैं स्वराली लिमकर, बाल रक्षक शिक्षिका, जवाहर विद्या भवन चेंबूर, मुंबई से आज आपके साथ जुड़ी रहूंगी। और मेरे साथ है आदरणीय श्रीमती रत्ना मैडम जी। ये मेरे लिए भाग्यशाली है जिनके आने से हमारे कार्यक्रम में आज और इस कार्यक्रम का सूत्र संचालन करने का भाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। आज के हमारे जो अतिथि है, नेशनल वेबिनार के इस मंच पर जो अतिथि है उसमें है श्री महेश कलम्बले सर, जो कि अंतरराष्ट्रीय कलाकार मुंबई से है। उनके साथ ही हमारे अगले अतिथि है डॉक्टर रत्नप्रभा भालेराव, प्राचार्य डायट नासिक से, और आदरणीय डॉक्टर डी सूर्यवंशी, प्राचार्य डायट संगमनेर से आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। इन सभी को और मेरे सुनने वाले आज सारे प्यारे भारतवासियों को मैं अनुरोध करती हूँ कि कृपया आप इस ऑनलाइन मंच पर विराजमान होने की कृपा करें। हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहना है। अगली कड़ी जोड़ने आपके सामने आ रही है मेरी सहचारिणी श्रीमती रत्ना नागरे मैडम, जो कि हिंदी भाषा पाठ्यपुस्तक निर्मिती मंडल की सदस्य है और पहले महिला डॉक्टरेट है, जो वंजारी समाज से जो पहली महिला डॉक्टरेट है और आज समुपदेशक करके कार्य कर रही है। मैं मैडम जी को विनती करती हूँ कि अगले सूत्र वो अपने हाथ में ले। श्रीमती रत्ना मैडम। धन्यवाद स्वराली मैडम। आज दिनांक 27 मंगलवार और 7 ही पवन पुत्र हनुमान जी जन्मोत्सव समूचा देश मना रहा है। ऐसे पावन दिन पर आज बाल रक्षक प्रतिष्ठान द्वारा आयोजित कला और संस्कृति का शिक्षा क्षेत्र में महत्व इस विषय पर आयोजित राष्ट्रीय स्तर के नेशनल वेबिनार में उपस्थित सभी सुधीजन, ज्येष्ठ श्रेष्ठ महानुभाव, अतिथिगण तथा मार्गदर्शक एवं आभासी आयोजन में जुड़े हमारे सब श्रोतागण, अभिभावक, शिक्षक, आचार्य और विद्यार्थी मित्रों, मैं डॉक्टर रत्ना चौधरी नगरे, वर्धा, महाराष्ट्र से आपका सहर्ष स्वागत करती हुए वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और आज के यह पावन दिन को सभी हम सब और आज जिस वैश्विक महामारी के संकट से जूझ रहे हैं, ऐसे स्थिति में भगवान हनुमान जयंती के शुभ अवसर पर सबको शुभकामना भी देती हूँ और बल बढ़ाने का हौसला प्रदान करे, ऐसी प्रार्थना भी करती हूँ। अभी स्वराली मैडम ने कहा कि आज जो श्रृंखला चल रही है हमारी वेबिनार की राष्ट्रीय स्तर पर बाल रक्षक प्रतिष्ठान की ओर से, जिसमें उपस्थित सभी जो मान्यवर है उनका स्वागत, अतिथि मान्यवरों का, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय कलाकार, जैसा कि अभी स्वराली मैडम ने बताया हमको, फिर भी अंतर्राष्ट्रीय कलाकार महेश कलम्बेले, डॉक्टर रत्नप्रभा भालेराव, यह प्राचार्य डायट
नासिक, साथ ही डॉक्टर डी सूर्यवंशी, प्राचार्य डाइट संगमनेर, सबसे मैं विनम्र अनुरोध करती हूँ कि आज वेबिनार के कार्यक्रम का सुनियोजित औपचारिकता के तहत शुरुआत करने हेतु उद्घाटन पर और सबसे प्रथम सावित्रीबाई फुले इनके प्रतिमा का पूजन कर इस वेबिनार का उद्घाटन करें। अतिथि मान्यवरों से मैं विनती करती हूँ कि आप सावित्रीबाई फुले इनके प्रतिमा को पूजन कर उद्घाटन करें। इस मंगल पवित्र चैतन्य में परिवेश में मंगल पवित्र चैतन्यमय इस परिवेश में समस्त महिलाओं के जीवन में शिक्षा द्वारा अपना कर्तव्य त्याग और निष्ठा के साथ परिवर्तन में अहम और अग्रेसिव भूमिका तथा महिला शिक्षा की नींव रखने वाली प्रथम महिला शिक्षिका मुख्याध्यापिका सावित्रीबाई फुले इनके छाया छवि का पूजन डिजिटल स्वरूप में हमने अभी किया। अगली जो मेरी साथी है सूत्रधार सोराली, उनके हाथ में सौंपती हूँ। धन्यवाद रत्ना जी। दोस्तों, वाकई ही ये पर्व है ऑनलाइन का। कोरोना में भी हम आज एक दूसरे से जुड़े हैं ऑनलाइन के माध्यम से। आज यहाँ एक से बढ़कर एक महान हस्तियां उपस्थित है। चलो, अतिथि देवो भव संस्कृति के अनुसार इन सारे मेहमानों का स्वागत करते हैं। हसरतों ने फिर से करवट बदली है, आप आए तो बलखा के बहारें आई है, और इन्हीं बहारों से आपके लिए हमने कुछ फूल चुने हैं और आपका स्वागत करना चाहते हैं। सबसे पहले हमारे आज के अतिथि आमची मुंबई से आए हुए हमारे अंतरराष्ट्रीय कलाकार श्री महेश कलम्बले सर, इनका स्वागत करने के लिए मैं अनुरोध करती हूँ हमारी बाल रक्षक प्रतिष्ठान की प्रेसिडेंट मैडम श्रीमती रानी खेड़ीकर मैडम। रानी खेड़ीकर मैडम जी को मेरा अनुरोध है कि वो अपने अतिथि का स्वागत पुष्पगुच्छ देकर करेंगे। वेलकम महेश जी। वेलकम महेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू मैम। इसके बाद हमारे अगले अतिथि आदरणीय डॉक्टर रत्न प्रभा भालेराव मैडम जी, जो कि प्रिंसिपल डाइट नासिक से है। इनका स्वागत करने श्री अजय काड़े सर, इन्हें मैं विनती करती हूँ कि मैडम जी का स्वागत किया जाए। आज के इस कार्यक्रम के लिए मैं मैडम का बहुत दिल से स्वागत करता हूँ। वेलकम मैडम। थैंक यू सर। थैंक यू मैडम। थैंक यू मैडम। थैंक यू सर। अगले हमारे अतिथि आदरणीय डॉक्टर डी सूर्यवंशी सर, प्रिंसिपल डाइट नासिक, इनका स्वागत करने हमारी बाल रक्षिका श्रीमती ज्योति अवघड़े मैडम, इन्हें मैं अनुरोध करती हूँ कि सर जी का स्वागत किया जाए पुष्पगुच्छ देकर। श्रीमती ज्योति मैडम। वेलकम सर। धन्यवाद। हमारे अगले मेहमान हैं श्री राघवेंद्र हेलीपेट, जो कि कर्नाटका से है। मैं श्रीमती सविता सादमवार मैडम जी को अनुरोध करती हूँ कि सर जी का स्वागत हमारे इस नेशनल वेबिनार में पुष्पगुच्छ से हो। श्रीमती सविता सादमवार मैडम जी। जी धन्यवाद। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। शानदार व्यक्तित्व के धनी आदरणीय राघवेंद्र जी हेलीपेट सर, आपका इस ऑनलाइन मंच पर दिल से स्वागत है। वेलकम। धन्यवाद मैडम जी। इसके बाद हमारे सामने आ रहे हैं श्री शैलेश भाई प्रजापति सर, इनका स्वागत करने आ रहे हैं हमारे बाल रक्षक श्री गोकुलदास वाघ सर। मैं सर जी से अनुरोध करती हूँ कि हमारे गेस्ट का स्वागत करें पुष्पगुच्छ देकर।
श्री गोकुलदास वाघ सर। सर जी आपका बहुत बहुत वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू। इसके बाद त्रिपुरा से आए हैं हमारे साथ आज श्री रणधीर देव सर। इनका स्वागत श्रीमती वैशाली भामरे मैडम करेंगी। मैडम से विनती है कि वो रणधीर सर का स्वागत करें। नमस्कार सर, आपका इस नेशनल वेबिनार में दिल से स्वागत। वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद देव सर जी और भामरे मैडम जी। देखो बहुत सारे फूल बाहर से तो हमने लिए हैं। अभी हम इन्हें स्वागत करने के लिए श्री कोमल जाधव मैडम को हम यहाँ पर विनती करेंगे कि श्री पाला श्रीनिवासा राव सर जी का स्वागत किया जाए। वेलकम सर जी। धन्यवाद सर। अगली कड़ी जोड़ने के लिए फिर से एक बार हमारी प्यारी श्रीमती रत्ना मैडम जी। धन्यवाद सर, धन्यवाद। अपनी भारतीय परंपरा को आगे बढ़ाते हुए इस कड़ी में मैं आगे श्रीमान सैयद मंजर सर को जोड़ती हूँ। इनका स्वागत करने के हेतु अर्चना कुलकर्णी मैडम को मैं आमंत्रित करती हूँ कि वे श्री सैयद सर का स्वागत करें। कुलकर्णी मैडम। वेलकम मैम। वेलकम सर। Welcome to all the participants and guests, honorable guest. Thanks sir, thank you. शुक्रिया। आज के वेबिनार में उपस्थित मार्गदर्शक श्री अजय पाटिल सर, इनका स्वागत श्री देवेंद्र वाघ सर द्वारा किया जाएगा। वाघ सर से मैं नम्र निवेदन करती हूँ कि वो अजय पाटिल सर का स्वागत करें। अजय पाटिल सर नमस्ते। बाल रक्षक प्रतिष्ठान के ये नेशनल वेबिनार में आज आपका हम स्वागत करते हैं और आपसे आपने जितने भी टेलीफिल्म बनाए हैं जैसे कि धरोहर तिचा अस्तित्व, इसके बारे में हमको सबको बताइए, मार्गदर्शन कीजिए। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। उपस्थित मान्यवर में श्रीमती चेतना जोशी मैडम का स्वागत श्रीमती स्मिता कापसे मैडम द्वारा किया जाएगा। मैं स्मिता मैडम से विनती करती हूँ कि वो माननीय चेतना जोशी मैडम का स्वागत करें। नमस्ते चेतना मैडम जी। मैं हमारी बाल रक्षक प्रतिष्ठान की ओर से आपका इस नेशनल वेबिनार में दिल से स्वागत करती हूँ। थैंक यू। हमारे बीच उपस्थित मार्गदर्शक मान्यवर श्री कमल सिंह शेखावत सर जी का स्वागत श्रीमती भारती ओम्बासे मैडम करेंगे। मैडम से मैं नम्र निवेदन करती हूँ कि वे हमारे मार्गदर्शक अतिथि कमल सिंह शेखावत का स्वागत करें। वेलकम भाई। धन्यवाद नरेश भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। मार्गदर्शक के रूप में पधारे हमारे बीच श्रीमती रंजना पांडे मैडम का स्वागत श्रीमती माधुरी सेलोकर मैडम द्वारा किया जाएगा। मैडम से मैं अनुरोध करती हूँ कि वो रंजना पांडे मैडम का स्वागत करें। वेलकम दीदी। थैंक यू। और इसी के साथ अगली सूत्र सोराली के हाथों में सौंप रही हूँ। हम बहुत बहुत आभारी हैं आपके। इसके आगे के कार्यक्रम के लिए मैं फिर से एक बार रत्ना जी मैडम को सूत्र सौंप रही हूँ। धन्यवाद सोराली जी। मैडम की बात एक बहुत दिल को छू गई कि कला शिक्षा यानी डिग्रियों की मोहताज नहीं है। कला हो तो कोई भी अपना स्थान विश्व में ब्रह्मांड में स्थापित कर सकता है। इस बात का बहुत अभिमान भी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। अगले मान्यवर कमल सिंह शेखावत सर, राजस्थान, वरिष्ठ अध्यापक, गुलाबी शहर जयपुर सर्कल से राजस्थान में कार्य करते हैं। कई राज्य पुरस्कार और जिला पुरस्कार से सम्मानित सर का कार्य गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए है। मतलब गुणवत्तापूर्ण शिक्षक के जो प्रयास है उनके लिए वो पहचाने जाते हैं। राज्य सदस्य के रूप में वो सब और अपने राज्य में और कई राज्यों में कार्य करते हैं। गतिविधि आधारित अधिगम के लिए किट निर्माण कर राज्य के विद्यार्थियों के लिए कार्य पुस्तिका निर्माण किया है। स्टेट के रिसोर्स पर्सन तथा एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग किट डेवलपमेंट में कार्य करते हैं। राजस्थान भारत की सांस्कृतिक विरासत, प्राचीन स्मारकों, साहित्य, दर्शन, विभिन्न कला प्रदर्शनों से, मेले त्योहारों से एवं हस्तकला के बारे में जाने वाला एक प्रमुख राज्य है। यहाँ की धरोहर भारतीय कला एवं संस्कृति को उन्नयन करती है।
एवं प्रचार प्रसार में भी अग्रेसित है। गीत, संगीत, नृत्य, नाटक, कला, लोक परंपराओं के संस्कारों को अनुष्ठानों, चित्रकारी, इतनी अमूर्त सांस्कृतिक विरासत इस राज्य का वैभव है। आप शिक्षा के क्षेत्र में इस कला और संस्कृति की किस तरह देखते हैं? कृपया आपके दृष्टिकोण और अनुभव की ओर हमें अनुभूति दे। आप हम मार्गदर्शन करें। हम सुनने के लिए तत्पर तैयार है। कमल सिंह शेखावत सर। धन्यवाद आप सबका। बहुत बहुत अभिनंदन कि आपने एक इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म अवेलेबल कराया पूरे इंडिया के टीचर्स को। तो आपके लिए बहुत बहुत इस बात के लिए आपको मैं साधुवाद देना चाहूँगा। वैसे भी मेरा समय सबसे अंत में आया है, पिछले 2 घंटे और 15 मिनट से हम लोग बैठे हुए हैं, तो शायद ज़्यादा समय नहीं है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ी सी अपनी बात को बहुत ही कम समय में रख पाऊंगा। देखिए, हम बात कर रहे हैं आज कला और संस्कृति की शिक्षा में भूमिका। तो अगर आप बात करें तो कला एक ऐसा साधन होता है जो कला और संस्कृति को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे ले जाती है। तो कला अपने आप में मनुष्य की एक प्रवृत्ति है। मनुष्य जो जन्मजात ही एक सृजनात्मक प्रवृत्ति लेकर पैदा होता है, तो कला हर मनुष्य में अपने आप होती है। एक विद्वान ने कहा भी है कि हर मनुष्य एक कलाकार होता है, और ये जरूरी नहीं कि हर कलाकार मतलब हर शिक्षक एक कलाकार ना हो, लेकिन हर कलाकार एक शिक्षक जरूर हो सकता है। तो आप देखेंगे कि कला की शिक्षा में भूमिका बहुत ज्यादा होती है। इस वजह से होती है कि कला से सौंदर्य को पहचानना, सृजनशीलता और कल्पनाशीलता के गुण आते हैं, जो कि किसी भी शिक्षा को ग्रहण करने के लिए सबसे जरूरी चीज होती है। तो कलापूर्ण कार्य करने से मनुष्य में आत्मविश्वास आता है, उसको संतुष्टि मिलती है और उसके व्यक्तित्व को विशिष्ट पहचान मिलती है। तो अगर हमारी शिक्षा में कला समाहित होगी तो निश्चित रूप से हम जो बच्चों को सिखाना चाह रहे हैं, जो भी उनको ज्ञान देना चाह रहे हैं, वो अपने आप में पूरा होगा। अब अगर बात करें तो सौंदर्य बोध में हम जब बच्चे को दिखाते हैं कोई भी चीज, तो या तो वो उससे अच्छी होगी या बुरी होगी, या वो कहेगा कि ये सही है या गलत है। यानी ये सही गलत या अच्छा बुरे का जो भाव है, यही विवेकशीलता है। इसे हम विवेकशीलता कहते हैं। और शिक्षा का एक मुख्य उद्देश्य भी मनुष्य को विवेकशील बनाना होता है। तो कला के द्वारा हम मनुष्य को विवेकशील बनाते हैं, जो कि हमारी शिक्षा का एक मुख्य उद्देश्य होता है। अगर आप बात करें तो कला और शिक्षा को हम अलग अलग नहीं देख सकते, ये अपने आप में एक साथ है, एकीकृत है। आप हारमोनियम की बात करें, संगीत की मैं बात करूं, तो हारमोनियम में जो काले और सफेद बटन हैं, उन बटनों का क्रम जो जमाया गया है, वो एक गणित की व्यवस्था में जमाया गया है, जिसको अगर आप कहें तो वो गणित में जो श्रेणी होती है, हार्मोनस श्रेणी, उसके क्रम में जमाया गया है। और इंग्लिश में अगर आप उसे कहें तो हार्मोनियस प्रोग्रेशन कहा गया है। और ये किसने किया? पाइथागोरस, जो एक अच्छे विद्वान हुए जिन्हें हम गणितज्ञ मानते हैं, लेकिन वो एक अपने जीवन में एक संगीतकार थे और उन्होंने इसका निर्माण किया था। तो संगीत और शिक्षा या कला और शिक्षा अपने आप में एक साथ इनबिल्ट हैं, जुड़े हुए हैं, आप इनको अलग नहीं कर सकते। अगर हम बात करें किसी भी चीज को व्यवस्थित तरीके से करना ही अपने आप में कला है। तो हमारा जो सीखना सिखाने का जो क्रम है स्कूल में है, जो हम बच्चों को सिखाते हैं, वो अगर कला से समाहित होता है तो बच्चे की रुचि और आनंद उसमें आता है और बच्चा ज्यादा पढ़ता है। प्लेटो एक दार्शनिक हुए हैं, वो कहा करते थे कि बचपन ही एक ऐसी उम्र होती है जिसमें आप बच्चे को जो कुछ देना चाहते हैं वो बच्चा ले लेता है। अगर आप कला की परिप्रेक्ष्य में से देखें तो आप पाएंगे कि अगर आपको बच्चे को नृत्यकार बनाना है तो बचपन में बच्चे का शरीर एक ऐसा होता है जिसमें लोचशीलता होती है। वो बहुत अपने शरीर को साध कर नृत्य की भूमिकाओं में बड़े आसाम से पारंगत हो सकता है। अगर आप गायकार की बात करें तो उसका स्वर बचपन में इतना मीठा होता है कि अगर उसके बचपन से स्वर साधना की जाए तो बड़ा होकर वो बहुत बड़ा एक कलाकार बन सकता है। इसी तरीके से अगर आप लिखने की बात करें तो बच्चे को जब हम स्कूल में बच्चा आता है हमारे पास पहली क्लास में, हम क्या कहते हैं? आप उसे अल्फाबेट देते हैं, अक्षर देते हैं कि लिखिए। लेकिन बच्चा तो बहुत पहले से ये चीज कर रहा होता है। बच्चा 4 या 5 साल की उम्र में जब अपने घर में कोई काम कर रहा होता है तो वो कहीं ना कहीं पेंसिल से या कहीं आपके दीवारों पर कुछ ना कुछ बनाने की कोशिश करता है। ये उसकी लिपि है, वहां वो कुछ बनाना चाह रहा है, उसकी कला है। आप बच्चे से, पहली क्लास के बच्चे से आप कहिए कि बेटा आप घर में क्या देखते हैं, बताइए जरा, बना के लाइए। तो बच्चे आपको इस तरीके के बहुत सारे डायग्राम, बहुत सारे के फिगर्स बना के लाएंगे
जो उनकी भाषा में उन्होंने एक कला के रूप में आपको बताया है। और आप बात करें तो वो बताएगा ये मेरी गाय है, ये मेरा टीवी है, ये मेरी साइकिल है, ये मेरा घर है, ये मेरा पेड़ है, जो कि उसने बिना किसी अनुपात के कुछ चित्र बनाए हैं। तो देखा जाए तो बच्चे का लिखना वहां से शुरू हो चुका है। और अगर आप उससे बात करें, उसको आगे लेकर चले, तो वहां से लिखना और पढ़ना वो बच्चे शुरू कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप भाषाओं को भाषा सिखाना चाह रहे हैं, तो अगर बाल गीत हम सिखाते हैं, कविताएं जब हम गाते हैं, तो बच्चा उस लय और उस धुन के साथ उस बहुत से नए शब्दों को सीखता है। और कविता की जो अपनी विशेषताएं होती हैं, उसकी जो भावनाएं होती हैं, संवेदनशीलता होती है, वो सारे गुण उसमें आते हैं। तो इसी तरीके से अगर आप कहानी कथन कह रहे हैं, कहानी सुना रहे हैं बच्चों को, और वो आपने प्रॉपर उतार चढ़ाव के साथ, भाव भंगिमाओं के साथ अभिनय करते हुए आपने बच्चे को कोई कहानी सुनाई है, तो बच्चा उसे बहुत अच्छे से याद रखता है, क्योंकि वहां आपने कला का इस्तेमाल किया है अपने शिक्षण में। और उसके बाद अगर आप बच्चे से कहते हैं कि चलिए हमने कहानी में जो कुछ सुना, आप उसके चित्र बनाइए, तो आप देखेंगे कि हर बच्चा अलग अलग तरीके से जैसे उस कहानी को समझ पाया है, वो चित्र लेकर आता है। और जिस बच्चे ने शायद नहीं सुना होगा, वो उस चीज को वहां नहीं बता पा रहा, तो वहां आप अपनी भाषा को चित्रों के माध्यम से सिखा पा रहे हैं। ऐसे आप गणित की बात करें तो गणित में तो है ही पूरी आपकी गणित कला पे ही बेस्ड है। वहां आकृतियां हैं, पैटर्न हैं, ज्यामितीय आकृतियां हैं, और ये सारी चीजें हैं वो गणित को कला के साथ जोड़ती हैं। ऐसे ही अगर आप पर्यावरण की बात करें, तो जैसे पहले वक्त आप बता गए हैं, आपका अवलोकन जो है, अवलोकन करना और उस अवलोकन में कल्पनाएं करना, और फिर उसको अपने कागज पर अपने भावनाओं को उतारना, अपने शब्दों में उतारना, वो भी सब उसका कला का ही पक्ष है कि बच्चा उस में क्या देख पा रहा है और कैसे अपने विचारों को उसमें लिख पाता है। तो हम अगर बात करें कि कला और संस्कृति शिक्षा में कितनी जरूरी है, तो यहाँ आप कला और संस्कृति को शिक्षा से अलग करके नहीं देख पाएंगे। कला और संस्कृति अपने आप में ही एक शिक्षा है। इसी तरीके से आप वाद्य यंत्रों की बात करें, तो हर वाद्य यंत्र में विज्ञान है। अगर आप बांसुरी की बात करें कि बांसुरी कैसे बजाई जाती है, वायु का वेग कितना होता है, वो कितनी गति तय करती है, और फिर किस उसको छेद को छोड़ने से नजदीक वाले से कैसी ध्वनि निकलेगी, आगे कैसी ध्वनि निकलेगी, ये पूरा का पूरा विज्ञान का गति और वेग का विज्ञान है। तो सारे वाद्य यंत्र आपके हैं वो विज्ञान पर आधारित हैं, गणित पर आधारित हैं। ऐसे ही अगर आप सुर, लय और ताल की बात करें, तो उनमें मात्राएं हैं, ताल में वो है वो सारी गणित है, उनमें सारी गिनतियां हैं कि कैसे ताल होती है, क्या मात्राएं होती हैं, कैसे सुर का आरोह अवरोह होता है। तो इसी तरीके से आप कला और संस्कृति जो है वो पीढ़ियों की वाहक है। आप किसी भी समाज के बारे में, किसी समुदाय के बारे में अगर जानना चाहते हैं, तो उसकी संस्कृति ही आपको सबसे ज्यादा उस समुदाय की बात करती है। अगर हम अपने क्लासरूम की बात करें, तो हमारी क्लासरूम में जो बच्चे आते हैं वो अलग अलग समुदाय से, अलग अलग परिवेश से आते हैं। उनकी अपनी सबकी संस्कृतियां कहीं ना कहीं उनके सीखने सिखाने को प्रभावित करती हैं। बच्चा जिस परिवेश से आ रहा है, निश्चित रूप से उसका सीखना सिखाना उससे प्रभावित होगा। तो अगर शिक्षक उस चीज को जानता है, उस चीज को पहचानता है कि उसका परिवेश कैसा है और उसके सीखने का स्तर कैसा है, उसको जानकर अगर हम कोई चीज सिखाएंगे तो वो जल्दी सीख पाएगा। आप हर बालक को हर एक ही तरीके से नहीं चला सकते। अगर आप ये सोचें कि हर बालक एक ही स्तर का होता है या हर बालक की एक ही है, तो वो हम बिना उसकी संस्कृति और बिना उसके कला पक्ष को जाने हम वो चीज भी नहीं कर पाएंगे। तो हम शॉर्ट में ये कह सकते हैं कि स्कूल हमारी एक सामाजिक संस्था होती है और इसमें समुदाय की आकांक्षाओं के अनुरूप हम शिक्षा में कलाओं के संतुलित समावेश करते हुए गंभीरता से अगर उसको लें और उसको समझें, तो हम कहीं ना कहीं अपने शैक्षिक उद्देश्यों को पूरा करने में बहुत सफल हो पाएंगे। बालक के शारीरिक और मानसिक विकास के साथ साथ उसका भावनात्मक विकास, उसको संवेदनशीलता, उसकी सौंदर्य पर कल्पनाशीलता और उसकी सृजनशीलता, सबसे बड़ी बात जो हम चाह रहे हैं कि हमारी शिक्षा सृजनशील हो, वो सारा पक्ष कला और शिक्षा के थ्रू ही आता है। अगर आप, जैसा मैम ने कहा था कि राजस्थान तो अपने आप में विविधताओं से भरा हुआ है, कला और संस्कृति भी बहुत इसकी एक प्रचुर मात्रा में है। तो अब वहां देखेंगे कि हमारे यहाँ जो बालक हैं वो संस्कृति के साथ अपने आप को जोड़ते हुए और उस को आगे बढ़ा पाते हैं शिक्षा को। बहुत से कालबिलिया जो बच्चे हैं वो अपने संस्कृति की वजह से ही विदेशियों के संपर्क में आते हैं और उनसे बातचीत करते करते बहुत सारी भाषाएं सीख जाते हैं वो। तो अगर वो संस्कृति का मेल ही है जो उनको बहुत सारी भाषाएं सिखा रहा है। इसी तरीके से वो बच्चे
अपनी जो उनकी कलाएं हैं, चित्रकलाएं हैं, चित्रकार है वो अपनी भावनाएं उनमें प्रकट करता है। एक नाटककार है, वो जब नाटक करता है तो उसकी भाषा का संप्रेषण कैसा होगा, भाषा में उसके शब्द कैसे होंगे, तो वो सारी चीजें बच्चे को भाषा सीखने में मदद करती है। तो आज के में मैं ज्यादा समय नहीं लेता हूँ, सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि भाषा हमारा शिक्षा और ये हमारी कला और संस्कृति जो है वो सारे एकीकृत है। इनको हम अलग अलग पक्ष में लेकर बालकों को नहीं सिखा पाएंगे। अगर हम सिर्फ ये चाहेंगे इस बालक को हमें संगीतकार बनाना है या मुझे इसको भाषा सिखानी है, लेकिन इन दोनों पक्षों को मैं साथ लेकर चलूं तो शायद मैं उसमें ज्यादा सफल हो पाऊंगा। धन्यवाद। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। कला मनुष्य की प्रवृत्ति है, कला हर मनुष्य में होती है। हर कलाकार एक शिक्षक होता है, हर शिक्षक काउंसलर भी होता है। सर, आपने नए नए उपक्रमों को साझा कर हमें उपयुक्त मार्गदर्शन किया, बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। साथ ही कड़ी जोड़ने के लिए स्वराली जी को आमंत्रित करने से पहले मैं बाल रक्षक प्रतिष्ठान के सभी पदाधिकारी, शिक्षक गण और आयोजकों के साथ श्रीमान नरेश वाघ सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि जिनके वजह से आज मुझे सभी सुधीजनों को सुनने का मौका मिला, मेरा ज्ञान वृद्धिंगत हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अगला सूत्र मैं स्वराली जी के हाथों सौंपती हूँ। स्वराली जी। नरेश जी।